Hello students, good morning. How are you? I think doing well. आज हम स्टार्ट करते हैं 8.8 दैट इज़ एस्केप वेलोसिटी। इसे मैं आसान भाषा में बता देता हूँ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी से ऐसी स्पीड पर, ऐसी इनिशियल स्पीड से फेंका जाए जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को कॉन्कर कर सके, यानी कि उसे जीत सके, यानी कि ऐसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाए जो कभी पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आए, उसको हम एस्केप स्पीड बोलते हैं। अब हम पहले मैं इसे अपने हिसाब से जो आसान भाषा में इसे एक्सप्लोर कर देता हूँ, फिर आपकी जो बुक में लिखा है उसके अनुसार करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि एस्केप स्पीड में दो चीज़ें होंगी। एक तो हम यहाँ से जो पत्थर, कोई भी आइटम, कोई भी मास यहाँ से फेंक रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसे मान लो vi है, और उसका मास अवश्य होगा, वो मान लो m है, और इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी वो होगी हाफ mvi²m। ठीक है, अब ये इसके अपोजिट में एक और एनर्जी काम करेगी, वो है पृथ्वी से खींचेगी। तो वो जो फोर्स के रूप में है वो है आपका जो पोटेंशियल एनर्जी, वो उसे नीचे की ओर खींचेगी। वो किसके बराबर होगी? वो होगी आपके, जो आपने पहले भी पढ़ रखी है, वो होगी -GMEM/r। इस r को अगर हम दो हिस्सों में लिख लें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक re है और हाइट ये h ऊंचाई तक जाएगा, तो ये जो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी re+h। अब आसान भाषा में, अगर ये काइनेटिक एनर्जी इसके यदि बराबर हो जाए या काइनेटिक एनर्जी इससे ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर फेंका गया है वो वापस नहीं आएगा। इसका मतलब एट लीस्ट ये एनर्जी इसके बराबर होनी ही चाहिए। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें, ये प्लस ये शुड बी इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैंने अपने शब्दों में बताया है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि KE काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू 0, या ये बड़ा हो। अब इसे यहाँ पर लिख लीजिए, हाफ mvi² -GMEM/re+h शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, इसे इधर ले जाइए, हाफ m से m काट दीजिए। m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हम इसे फेंक रहे हैं ऊपर की ओर। me क्या है? ये है अर्थ का मास। ये re क्या है? re है रेडियस ऑफ अर्थ। h क्या है? जो हम इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, मान लो h पर, यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये, इससे ये कट जाएगा, हाफ vi² शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू GME/re+h। ठीक है, तो अब हम ये याद दिमाग में रखना कि ये शुड बी ग्रेटर और एटलीस्ट इक्वल टू 0। तो हम इसे इक्वल के से कैलकुलेट करते हैं कि मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि जो पत्थर या ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आए वापस। ठीक है, तो इसको जो है हमने ये लिख दिया। इसकी हेल्प से हम मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, और यही वेलोसिटी जो होगी वो होगी आपकी एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड। अब मान लो ये h को हम इसे थोड़ा और जनरलाइज कर देते हैं। मान लो ये h इज इक्वल टू 0 है, h इज इक्वल टू 0। इस केस में ये हाफ
वी आई मिनिमम विल बी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई। ठीक, और ये जी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वो होती है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर इसे रख दें तो उस कंडीशन में मिनिमम वेलोसिटी वी आई, इसे मान लो मिनिमम वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, इसे यहाँ पर रखिए, तो यहाँ पर रखेंगे, इसे यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो एक आर ई यहाँ पर रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया जी आर ई, और वी आई मिनिमम विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 GRE। इसकी वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी आपको पता है 6400 किलोमीटर रेडियस होती है, तो ये आएगा आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो वापस नहीं आएगा। तो ये आपका आ गया 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसी को अब हम आपकी बुक के अनुसार देखते हैं, जो इसमें बुक में आपके में जो मेंशन कर रखा है, उसमें सिर्फ इसे जो है थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, जो मेरी समझ से ज़रूरत नहीं है। यह आपके अब एज़ पर योर बुक, तो इसमें माना हमने कि इनफाइनाइट पर एक बॉडी है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक बॉडी रखी है m, उसे लेकर ये माना गया है। और ये माना है कि ये जो बॉडी है पृथ्वी के चारों ओर एक स्पीड v(f) से चल रही है, v(f) फाइनल वेलोसिटी से चल रही है। तब इसकी जो टोटल एनर्जी है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ई इनफाइनाइट, total energy at infinite distance is given as W1 plus mvf square upon 2। ये हमने पढ़ रखा है, ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी के, और ये क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस h। ये हमने पहले 8.7 टॉपिक में पढ़ रखा है। ठीक है, और यही यही जो इनिशियल, अगर ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्पीड vi से फेंकते हैं तो इसकी इनिशियल जो एनर्जी है, इस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से फेंका जाता, उस कंडीशन में अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है तो फेंकते टाइम पर इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, किस डिस्टेंस पर, h डिस्टेंस पर। अब ये दूसरा केस है, आर ई प्लस एच डिस्टेंस पर एनर्जी कितनी होगी, हाफ mvi स्क्वायर माइनस इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन आर ई प्लस एच प्लस W1 क्या है यहाँ पर, ये दोनों में आएगा ही आएगा, क्योंकि h डिस्टेंस पर W1 पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, अब ये जो है, ये फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए ये एनर्जी ई इनफाइनाइट एनर्जी शुड बी इक्वल टू दिस वन, दिस शुड बी इक्वल टू दिस वन। क्यों, किसके लिए, किस कंडीशन के लिए, फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ये इसके बराबर हो जाएगा तो W1 से W1 कट जाएगा, m कट जाएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है इफ दिस ये और ये तो कट गए, अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होती है, ये क्वांटिटी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होती है, तब इफ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस एट हाइट h इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें सरफेस से माना है कि हम सरफेस से कोई बॉडी फेंक रहे हैं, देन आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी vi है, इट बिकम्स मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू एस्केप। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि हाफ
वी स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो तो ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी मिनिमम एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे एट एच इज इक्वल टू 0 पर, तब आपको यही रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपके एज पर बुक है, ये मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो इट मीन्स ये हमें जो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने के लिए, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, अच्छा, अब यही चीज़ जो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी है फॉर मून, ये मून के लिए है। मून से अगर कोई हम पत्थर फेंकें तो ये आती है 2.3 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि ये स्पीड काफ़ी कम है। ड्यू टू दिस लेस एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून, ये जो है मून डज नॉट हैज़ एनी एटमॉस्फेयर। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि ये स्पीड काफ़ी कम है। इट मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं उस पे, चंद्रमा पे, हैविंग, जिनकी वेलोसिटी 2.3 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा है, ये चंद्रमा की जो एटमॉस्फेयर है उसे छोड़कर भाग जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर नहीं है। ये हो गया। अब इसे और इसे कंपेयर करें तो ये 11.2 अपॉन 2.3, ये अराउंड आता है अराउंड 5 टाइम्स, यानी कि पृथ्वी से अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो हमें 5 टाइम्स इसके मुकाबले ज़्यादा तेज़ फेंकना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर 8.9। 8.9 है आपका अर्थ सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट क्या है? पृथ्वी की सैटेलाइट क्या है? नेचुरल सैटेलाइट, ये है मून, दैट इज़ चंद्रमा। ठीक, तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट वन, आई लाइक टू से you like my channel and subscribe it and do share to your friends so that they can get, and you also can get the latest lectures which I am delivering every now and then. Okay, so I am starting now next topic, that is Earth satellite. अर्थ सैटेलाइट सिर्फ हमारे पास एक ही है, वो है चंद्रमा, दैट इज़ मून। ठीक, सो मून इज़ एन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट आप आजकल रोज़ाना देख रहे हैं कि भारत जो रोज़ाना वो छोड़ता है सैटेलाइट, तो उसके लिए जो ये मून है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। मून, दिस इज़ मून, वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और उस पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपेटल फोर्स, इसे हम FC लिख देंगे, जिससे कि हर एक जगह बड़ा ना लिखना पड़े। ठीक, तो सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्बिट, दैट इज FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन RE प्लस H। ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स है जिससे कि मून पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहे। और v क्या है? v इज़ द वेलोसिटी ऑफ मून। ऑफ कोर्स ये स्पीड है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, और ये फोर्स ऑलवेज इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, ये और याद रखना। ठीक, अब दूसरा है कि ये जो दिस सेंट्रीपेटल फोर्स FC is provided by what? This centripetal force is provided by the gravitational force of earth. Gravitational, ये centripetal force
ये प्रोवाइडेड होता है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे हम Fg लिख देते हैं आसानी के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द अर्थ, और वो Fg किसके बराबर है? वो है Gme, दैट इज अर्थ मास, मून मास अपॉन Re प्लस H। ये Re ये है आपका, और यहाँ से और यहाँ तक चंद्रमा की दूरी है करीब ये H। ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स अगर इस चंद्रमा को ये अपनी स्थिति में घूमना है तो दिस फोर्स एंड दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल। अगर ये इक्वल होंगे तो ये आ जाएगा आपका mv² अपॉन Re प्लस H इज इक्वल टू G, ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, Gme m अपॉन Re प्लस H। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये m इससे कट जाएगा, इसका मतलब हमारे पास अलग बचेगा v² इज इक्वल टू Gme अपॉन Re प्लस H। ठीक, तो इससे ये साफ जाहिर है कि जो मून की वेलोसिटी या किसी भी सैटेलाइट की वेलोसिटी अगर ये h की जो इंक्रीज़ होता जाएगा, इन दैट केस वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और सैटेलाइट उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी, यानी कि जितना दूर होगा उतनी ही स्पीड कम होगी। यह आपके केपलर लॉ भी बताता है कि समान समय में समान एरिया कवर करता है, वो इस फॉर्मूले से भी हम पता चल जाता है। और आपने देखा भी होगा जो भी हम सैटेलाइट छोड़ते हैं वो इस ऑर्बिट में वो कोई भी सैटेलाइट जो होता है वो ऐसे घूमता है, यानी कि एक बार पृथ्वी के पास आता है एक बार दूर जाता है। वो किस लिए होता है? जिससे कि यहाँ पर हम पृथ्वी के पास में थ्रस्ट दे दें, यानी कि ताकत दे दें, जिससे कि ये और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले। तो आपने देखा होगा कि ये कई चरणों में, कई फेजेस में ये डिस्टेंस कवर होता है, जैसे कि चंद्रयान में आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे ही ये नज़दीक आता है इसे पावर दी जाती है जिससे कि और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। जितनी दूर जाएगा इतना ही ये धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ से इतनी पावर दी जाती है कि ये एटमॉस्फेयर को छोड़ देता है और वो मून की ओर चल देता है, जो आर्टिफिशियल आपके जो सैटेलाइट हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक जानकारी दे दी, सो दैट इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी इन इंजीनियरिंग ब्रांच दैट इज़ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देयर यू विल स्टडी इन मोर डिटेल। ठीक, अच्छा, तो ये जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इफ़ ये हाइट अगर 0 हो जाए तो उस केस में v² एट h इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू Gme अपॉन Re। ठीक है, अब यहाँ पर एक Re की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी एक Re की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये किसके बराबर है? Gme अपॉन Re², ये बराबर है आपका G, दैट इज़ स्मॉल g, ये इट इज़ इक्वल टू स्मॉल g, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपकी जो वेलोसिटी है मून के लिए, ऑफ कोर्स ये मून h इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, ये एक काल्पनिक हम ले रहे हैं कि ये h इज इक्वल टू 0 है, तो जो स्पीड है वो आ जाएगी आपकी Gre के बराबर। ओके, अच्छा, अब इसे थोड़ा हम एक्सटेंड करते हैं। ये पूरी जो इसका जो डिस्टेंस है पूरे इसका सर्कुलर या इस ऑर्बिट का, वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस मून और सैटेलाइट। वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय सैटेलाइट, यहाँ पर मून है, वो कितना है इन सर्कुलर रेडियस में? वो 2πr, ये जनरल फार्मूला है। और r हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक, ये तो हो गया डिस्टेंस। और
अगर इसका हम टाइम निकालें कि ये पूरा इसे घूमने में कितना टाइम लेता है, तो उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड उसे टी बोल दीजिए। वो क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास है और आपका डिस्टेंस भी है, तो ये है डिस्टेंस कितना है, ये वाला 2 पाई RE प्लस एच अपॉन वेलोसिटी क्या है हमारे पास, ये रही, इसे यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट GME अपॉन RE प्लस एच। ठीक, ये हो गया आपका टाइम पीरियड। इसे दूसरे आसान उसमें शब्दों उसमें लिखें तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, दैट इज़ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर RE प्लस एच स्क्वायर अपॉन GME, और ये ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्यूब, ये ऊपर पहुंच जाएगा स्क्वायर होने के बाद, तो ये आपका इतना हो जाएगा। लेकिन के की यहाँ पर एक हमारा कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमें पता है, वो होता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन GME। अगर इस ये वैल्यू यहाँ पर रख दें तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, दैट्स वाई वी विल गेट टाइम पीरियड इज इक्वल टू K RE प्लस एच क्यूब। ठीक, तो दिस इज नोन एज Kepler's law of period. This is known as Kepler's law of period, and it is applied to motion of satellites around the earth। जो भी हम सैटेलाइट भेजते हैं, या तो आर्टिफिशियल हो, इवन चंद्रमा के लिए भी, मून के लिए भी, दैट इज एंड इट इज़ अप्लाइड टू द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ। ये हर एक जो भी सैटेलाइट हम छोड़ते हैं, या नेचुरल सैटेलाइट है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो अप्लाई होती है अराउंड द अर्थ। इफ़ सैटेलाइट इज़ नियर टू अर्थ, अगर सैटेलाइट पृथ्वी के पास है, पास का मतलब है इफ़ H इज इक्वल टू 0, देन इन दैट केस हमें मिलेगा जो टाइम पीरियड है उसे T0 बोल देते हैं, फॉर हाइट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा RE क्यूब हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू K RE क्यूब, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस वैल्यू को ही रहने दें, यहाँ पर H की वैल्यू 0 रखें, इन दैट केस वी विल गेट, इसकी अगर वैल्यू यहाँ पर रख दें, इन दैट केस वी विल गेट T0 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट RE अपॉन G। ठीक, तो ये हमें पता है वैल्यू कितनी है, RE की वैल्यू अराउंड 6400 किलोमीटर्स, इसकी वैल्यू हमें पता है इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस कंडीशन में T0 विल बी इक्वल टू, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट अराउंड 85 मिनट्स। इट मीन्स कोई भी सैटेलाइट जो पृथ्वी के नज़दीक घूम रही है, उसे पृथ्वी का एक राउंड लेने में 85 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो कवर्ड। नाउ वी विल गो टू फाइनल टॉपिक, दैट इज योर 8.10। दिस टॉपिक इज एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल सैटेलाइट, यानी कि जो एक कोई सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में घूम रही है पृथ्वी के चारों ओर, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी वो हम निकालने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू अगेन से like my channel, subscribe it and share it to your friends so that you can get latest videos, that is lectures, instantly, that is on time. Okay, next is your 8.10. 8.10 is energy of an
एनर्जी, इसे मान लो हम ई से लिख देते हैं, ऑफ एन ऑर्बिटल सैटेलाइट। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है। अब इसमें ये बात ध्यान देने की है कि ये जो एनर्जी अब होती है सैटेलाइट की, वो हमेशा नेगेटिव रहती है। ये क्यों होती है और इसका फ़ायदा क्या है, इसे हम आगे चलकर देखेंगे। फ़िलहाल आप इसे ये ध्यान रखिए कि जो ऑर्बिटल सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, उसकी एनर्जी नेगेटिव ही हमेशा रहेगी, ठीक। अब हमें पता है कि किस सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी वो है 12mv²। ये मान लो सैटेलाइट थोड़ी देर के लिए मान लो ये मून है, मून का मास है, और ये मून पृथ्वी के चारों ओर v वेलोसिटी से घूम रहा है। और v की वैल्यू अभी हमने ऊपर 8.9 सेक्शन में अभी कितनी निकाली है, वो हमारे पास है v √Gme/RE+H। v² की जगह Gme/RE+H रख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा mGme/RE+H। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, किसकी है, इसकी मून की। अब उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल रखी है। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी आपकी -GME/RE+H। ये आप देख सकते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी टॉपिक 8.7 में, जहाँ पर हमने देखा था कि ये WR -GME/R ये था ना। इस R की जगह RE+H रख दीजिए। ये वही है, ये पृथ्वी का जो मास है, ये आपका सैटेलाइट का मास है, ठीक है। तो ये जो है टोटल एनर्जी हो गई इसकी और इसकी, मतलब ये और ये किसकी है, ये सैटेलाइट की टोटल एनर्जी हो गई, ठीक है। अब इसमें इन दोनों को कंपेयर करो, इसे और इसे, mGME/RE+H, इसमें भी वही क्वांटिटी है। सिर्फ ये है कि ये काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है, आधी होती है, ठीक है। अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए टोटल एनर्जी दैट इज E कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमको दोनों का इनका पता है, इसे और इसे ऐड कर दीजिए। और जब ऐड करने के बाद आपको इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -12 GME/RE+H। अब जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक। अब इसका फ़ायदा क्या है, चलो अब इसे ध्यान में रखते हुए मैं आप बता रहा हूँ। फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में पृथ्वी के चारों ओर कोई भी सैटेलाइट घूम रहा है, दैट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ये जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट घूमता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे ये H घटता बढ़ता है तो ये भी काइनेटिक एनर्जी भी बदलती है और पोटेंशियल एनर्जी भी बदलती है। जैसे कि मान लो यहाँ पर डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर है, यहाँ पर मान लो 50 किलोमीटर है, यहाँ पे मान लो 5000 किलोमीटर है, यहाँ पे मान लो 100 किलोमीटर है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पर H यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो ये घटती बढ़ती रहेगी, एक घटेगी एक जो है मतलब ऊपर नीचे ये एनर्जी होती रहेगी। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि जो टोटल एनर्जी है दैट विल रिमेन सेम, दैट इज़ कांस्टेंट, दैट इज़ नेगेटिव, वो रहेगी हमेशा, ठीक। इलिप्टिकल
इलिप्टिकल में ये चेंज होती रहेगी। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ये इलिप्टिकल में कोई भी सैटेलाइट घूम रहा है तो इसकी एनर्जी बदलती रहेगी सिर्फ इलिप्टिकल में। और यही अगर सर्कुलर में घूमेगा, तो एच हमेशा एक सा रहेगा, यानी कि अगर ये 1000 है तो ये भी 1000, ये भी 1000, तो ये एच हमेशा एक सा रहेगा। अगर एक सा रहेगा तो ये हमेशा एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, जबकि इलिप्टिकल में ये हमेशा टोटल एनर्जी बदलती रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इफ़ दिस एनर्जी ई वुड हैव बीन पॉजिटिव, अगर ये बाई चांस पॉजिटिव होती, इफ़ इट इज़ पॉजिटिव और जीरो, या पॉजिटिव होती या जीरो होता, देन द सैटेलाइट विल एस्केप टू इन्फिनिटी। अगर ये ई या जीरो हो या और पॉजिटिव हो, इन दैट केस सैटेलाइट विल एस्केप टू इन्फिनिटी, वो कभी पकड़ में नहीं आएगा, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए चला जाएगा। इसीलिए दैट्स वाई ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। ओके, सैटेलाइट्स आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। सैटेलाइट को हमें कोई भी सैटेलाइट, जैसे मून है अपनी सैटेलाइट हम छोड़ते हैं तो वो फाइनाइट डिस्टेंस पर रहती है। दैट्स वाई सैटेलाइट्स एनर्जीज कैन नॉट बी पॉजिटिव और जीरो, क्योंकि ये फाइनाइट डिस्टेंस पर होती है। दैट्स वाई इन सैटेलाइट्स की टोटल एनर्जी कभी भी पॉजिटिव या जीरो नहीं होगी, वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस टाइम। ये आपका चैप्टर 8 समाप्त। अब हम आगे चैप्टर 9 शुरू करेंगे, जो कि लास्ट है।